Hi guys, welcome to Smart Commerce classes. My name is Anshul Mittal and in today's video we will be covering the next part of chapter number 12 of ACCA F2 and the name of the chapter is Statistical Technique. Today we will be doing time series analysis and I'll see अगर कि मेरे पास टाइम हुआ तो मैं नेक्स्ट पार्ट भी करा दूंगा. So time series analysis, it is another way of just calculating the trend line. तो मैं पहले टाइम सीरीज एनालिसिस का इसका पर्पस बता देता हूँ. टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होता है? देखो, लेट्स टेक एन एग्जांपल. हमारा एक ट्रेंड बन रहा है, ठीक है. दिस इज लाइक अ ट्रेंड. मैं थोड़ा और क्लियर करता हूँ इसको. जैसे ये हमारा पास्ट ट्रेंड है, तो मैंने जब इसकी लाइन ड्रॉ करी, इसकी लाइन काइंड ऑफ ऐसी सी बनी, ठीक है. सो ये दोनों इसके बहुत पास हैं, ये दोनों काफ़ी दूर हैं. बट अगर हम देखें, जस्ट एन एग्जांपल, ये चीज़ ट्रेंड लाइन के ऊपर जा रही है, दैट मीन्स काइंड ऑफ ओवर अचीव हो रही है. और यहाँ पे ये चीज़ अंडर अचीव हो रही है. एक तरफ ये ओवर अचीव हो रही है, एक तरफ ये अंडर अचीव हो रही है. तो बेसिकली ट्रेंड एक ये टाइम सीरीज एनालिसिस हमें ये बताता है कि हम ऐसा ही कोई ट्रेंड बनाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये लाइन हटा के कुछ ऐसा बनाऊं तो इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट. ये ऐसा चलेगा, ठीक है. मैंने एक ट्रेंड लाइन बना दी लाइक दिस. तो ट्रेंड लाइन बनाने से मुझे क्या पता पड़ा कि इसी के आसपास चीज़ें घूमती है, ठीक है. थोड़ा बहुत डिफरेंस इनके बीच में रहता है. तो मैंने क्या किया, लेट्स से यहाँ तक का ट्रेंड मुझे गिवन था. तो मैंने यहाँ का ट्रेंड देखा कि पहले जो हमारी लाइन है उसके कुछ नीचे जाता है, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे. तो मैंने यहाँ जाके जो डिफरेंस मेरा नीचे का था मैंने वो यहाँ डाल दिया कि मेरे अकॉर्डिंग नीचे ये वैल्यू आएगी. फिर जो डिफरेंस मेरा यहाँ ऊपर का आ रहा था वो सेम वैल्यू मैंने यहाँ ऊपर डाल दी, फिर यहाँ. दिस इज़ अ काइंड ऑफ वे टू फाइंड ट्रेंड इन केस ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस, ठीक है. अब इसको पढ़ते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा ये. मेरी गाइस थोड़ी सी तबीयत आज ख़राब है, तो शायद मेरी आवाज़ में तुम्हें वो दम ना लगे जो नॉर्मली लगता है, ठीक है. चलो, टाइम सीरीज एनालिसिस. A time series is a series of figures recorded over time. Example, unemployment over last 5 years, output over last 12 years. वो तो ऑब्वियसली हम यही करते हैं. बट यहाँ पे हमारे बेसिकली दो वेरिएबल्स नहीं होते. देर आर नॉट टू वेरिएबल्स. हम सिंगल वेरिएबल का ट्रेंड निकाल रहे हैं. दो वेरिएबल का नहीं, हम सिंगल वेरिएबल का ट्रेंड निकाल रहे हैं. जैसे सेल्स, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4. तो सेल्स कितनी हुई मेरी, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4. सो दिस इज़ काइंड ऑफ ट्रेंड, ठीक है. सो यहाँ पे हम एक ही वेरिएबल का निकालते हैं, सिंगल वेरिएबल होता है, और साथ में जैसे ईयर हो गया या मंथ हो गया, जस्ट एन एग्जाम्पल, या क्वार्टर हो गया, ठीक है. ऐसे हम अपना ट्रेंड निकालते हैं. सो a time series analysis is a technique used to identify whether there is a underlying historical trend कि कोई पुराना ट्रेंड है कि नहीं. use this analysis of the historical trend to forecast the trend in future कि इसके अकॉर्डिंग हम आगे का भी कुछ प्लान कर सकते हैं. क्या ये ट्रेंड देख के हम ये बता सकते हैं कि आगे भी ऐसे चलेगा अगर कुछ फिगर्स सेम वैल्यू से ऊपर नीचे हो रही हैं. सो वी कैन से कि हाँ, हम आगे का ट्रेंड निकाल सकते हैं यहाँ से. आइडेंटिफाई वेदर देर इज एनी सीजनल वेरिएशन अराउंड द ट्रेंड कि मतलब ये जो ट्रेंड चल रहा है, दिस इज सीजनल वेरिएशन. यहाँ पीक है, यहाँ नीचे आ गया ऊपर, दिस इज सीजनल वेरिएशन. अप्लाई एस्टिमेटेड सीजनल वेरिएशन टू अ ट्रेंड लाइन फोरकास्ट इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फोरकास्ट बाय सीजन, सॉरी. जैसे ये मेरी ट्रेंड लाइन थी, मैंने देखा लेट्स से 5 पॉइंट्स यहाँ ऊपर जा रहे हैं, 4 पॉइंट यहाँ नीचे जा रहे हैं, 5 पॉइंट ऊपर, 4 पॉइंट नीचे. तो मैंने इस लाइन का यहाँ पे भी 5 पॉइंट ऊपर, 4 पॉइंट नीचे, 5 पॉइंट ऊपर, 4 पॉइंट नीचे, 5 पॉइंट ऊपर, 4 पॉइंट नीचे, ऐसे करके मैं एक ट्रेंड निकाल सकता हूँ.
टाइम सीरीज एनालिसिस, ये टाइम सीरीज हैज 4 components. First is trend, second is seasonal variation, third is cyclical variation, and fourth is residual or random variation. Trend, seasonal variation, cyclical variation and residual and random variation. अभी मैं यहाँ नहीं एक्सप्लेन करूँगा, जब जब पॉइंट आएंगे वहाँ हम इसको पढ़ेंगे. अब आता है ट्रेंड. ये थोड़ा थ्योरी ज़्यादा है इसमें, जल्दी जल्दी करते हैं. Most time series follow some sort of a long-term movement. In time series analysis, the trend is measured by inspection. A graph of the data is produced and the trend line is drawn by eye with the aim of plotting a line so that it lies in the middle of the data points. जैसे मैंने बताया था कि हमारी एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, ऐसे हमारी लाइन चल रही है. तो हमने एक लाइन ड्रॉ की है जो बिल्कुल इसके मिडल में आ रही है, लाइक दिस. दिस इज नॉट अ ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन नहीं है. दिस इज, ये हमारा जो डॉट्स में है दैट इज डेटा, और ये हमारी ट्रेंड लाइन है. तो जैसे यहाँ पे 5 पॉइंट्स ऊपर है, यहाँ 5 पॉइंट नीचे, 5 पॉइंट ऊपर, 5 पॉइंट नीचे. ठीक है, दैट इज इंस्पेक्शन. लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन एनालिसिस. एक्स रिप्रेजेंट टाइम, ईच मंथ वुड बी गिवन नंबर लाइक जनवरी, फरवरी. वाई इज द डेटा. अब जैसे मैंने बताया था यहाँ पे 2 वेरिएबल नहीं होते, एक होता है टाइम, एक होता है हमारा वेरिएबल. तो यहाँ पे x को एक तरह से हम जनवरी, फरवरी, मार्च बोलते हैं, और y को जो हमें डेटा गिवन है. मूविंग एवरेजेस. दिस मेथड अटेम्प्ट टू रिमूव सीजनल एंड साइक्लिकल वेरिएशन बाय प्रोसेस ऑफ एवरेजिंग. ये हमने अभी करना है, ये अभी हमने कवर इस टॉपिक पे नहीं करना टाइम सीरीज में. अब आता है सीजनल वेरिएशन. अब अगर सीजनल वेरिएशन हो, once the trend has been found, the seasonal variation can be determined. Seasonal variations are short-term fluctuations in the value due to different circumstances which occur at different times of the year, on different days of the week, different time of the day. For example, traffic is greatest in the morning and evening rush hours. If there is a straight line trend in the time series, seasonal variation must cancel out each other. एग्जाम्पल, अगर एक जगह, ये मेरी ट्रेंड लाइन है, अगर मेरा कोई 5 पॉइंट्स ऊपर जा रहा है यहाँ पे, तो 5 पॉइंट नीचे भी आना चाहिए, तभी हमारी ये ट्रेंड लाइन फुलफिल करेगी. अगर मैं कहता हूँ यहाँ से 5 पॉइंट ऊपर जा रहा है और 2 पॉइंट नीचे जा रहे हैं, तो मेरी ट्रेंड लाइन ही गलत है. मेरी ट्रेंड लाइन ही इसके मिडिल में होनी चाहिए थी, है ना. सो पॉइंट वो ये कह रहा है, इस लाइन का मतलब है कि जो हमारी स्ट्रेट लाइन आती है, अगर सीजनल वेरिएशन की वजह से 5 पॉइंट ऊपर जा रहा है, तो दूसरे वेरिएशन में 5 पॉइंट नीचे भी आना चाहिए, तभी उसका इफेक्ट 0 होगा. ये पढ़ेंगे अभी हम क्वेश्चन में, तुम्हें क्लियर हो जाएगा. द टोटल ऑफ सीजनल वेरिएशन ओवर ईच साइकिल शुड बी 0. जैसे मैंने बताया, अगर +5 है, -5, देन टोटल इज 0. ये हमारी ट्रेंड लाइन है, एक प्लॉट यहाँ है, एक प्लॉट यहाँ है. तो दिस इज +5, दिस इज -5, इन दोनों का सम करा तो 0. दैट मीन्स ये लाइन के आसपास ही सिचुएशन चल रही है. पहला तो आता है, सीजनल वेरिएशन कैन बी मेजर्ड इन यूनिट्स और इन मॉनिटरी वैल्यू एज अ परसेंटेज वैल्यू और इंडेक्स वैल्यू इन रिलेशन टू अंडरलाइंग ट्रेंड. परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं, यूनिट्स में भी निकाल सकते हैं. एक क्वेश्चन में हम दोनों तरीके से करके देखेंगे. सीजनल वेरिएशन आर यूज टू फोरकास्ट फ्यूचर फिगर्स बाय अमेंडिंग द ट्रेंड. चलो देखते हैं. अब पहला आता है एडिटिव मॉडल. एडिटिव मॉडल क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि हम सीजनल वेरिएशन में ये आते हैं यूनिट्स में, एक हमने पढ़ा था यूनिट्स में, और एज अ परसेंटेज ये आता है परसेंटेज वाला पॉइंट. जैसे मुझे पता है 5 पॉइंट ऊपर गया, या चलो एक काम करते हैं, तुम्हें प्रैक्टिकल से ही मैं ये चीज़ सॉल्व कराता हूँ. प्रैक्टिकल से बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा ये. ठीक है, देखो ये हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ है कि Q1 में हमारी, Q1 में इतनी सेल्स, Q2 में इतनी, Q3, Q4 में इतनी. हमने द ट्रेंड इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10 यूनिट्स पर क्वार्टर. हर क्वार्टर में 10 यूनिट से ट्रेंड बढ़ेगा. इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड दैट 60 यूनिट्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर. दैट मीन्स हमारा जो ट्रेंड है, फर्स्ट क्वार्टर में है 60, सेकेंड क्वार्टर में है 60 + 10 70, 80 90. अब ट्रेंड से एक्चुअली 5 यूनिट्स एक्स्ट्रा सेल हुए हैं, यहाँ पे 10 यूनिट्स एक्स्ट्रा सेल हुए हैं, यहाँ पे
10 यूनिट्स कम सेल हुए हैं, यहाँ पे 5 यूनिट्स कम सेल हुए हैं, तो कहना है से इसका इफेक्ट 0 है। तो दिस इज अ साइक्लिकल ट्रेंड। मैंने जब ये प्लस माइनस करके देखा, ये +5 है, +10, -10, -5, तो इसका टोटल 0 आ रही है। तो दिस इज अ साइक्लिक वेरिएशन। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आगे हमारा आता है, अभी हमें एक्चुअल यूनिट्स तो पता नहीं है, मैं अगर नेक्स्ट के Q1 में आता हूँ, या Q5 लगा लो, Q5 होता नहीं है, इसके 5 में आता हूँ, Q1 में, सॉरी, नेक्स्ट ईयर के, तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग मेरी सेल कितनी होगी, 100, तो -5 के बाद +5, तो दैट मीन्स दिस शुड बी 105। उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर में 100 + 10 110 +10, तो दिस इज 120। ऐसे करके मैं आगे की फिगर्स निकाल सकता हूं कि ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग मैंने ये +5 +10 -10 -5, तो यहां पे भी +5 +10 -10 -5 करके मैं यूनिट सोल्ड निकाल सकता हूं कि मेरे अकॉर्डिंग, ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये यूनिट्स आने चाहिए। दिस इज कॉल्ड एडिटिव अप्रोच, कि मैंने ट्रेंड के अंदर पॉइंट्स ऐड करे, ट्रेंड के अंदर मैंने ये पॉइंट्स ऐड करे हैं, दिस इज कॉल्ड एडिटिव अप्रोच। अब आता है मल्टीप्लिकेटिव अप्रोच। अब यहां पे मैं तुम्हें बताता हूं कैसे निकालेंगे। ये मैंने ट्रेंड निकाल दिया, अब मैं ये देखता हूं कि ट्रेंड से कितने % वैल्यू ये चेंज हुई है। दैट मीन्स 5 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100, दिस इज 5 डिवाइड बाय 60 इंटू 100, तो 8.33% पॉजिटिव। 10 डिवाइड बाय 70 इंटू 100, सो दिस इज 14.28, 14.28% इंक्रीज हुई है। यहां पे 10 डिवाइड बाय 80 इंटू 100, दिस इज 12.5% नेगेटिव, क्योंकि ट्रेंड हमारा कम हुआ है। और वहां पे 5 डिवाइड बाय 90 इंटू 100, दिस इज 5.55% हमारा कम हुआ है, 5.55 हमारा कम हुआ है। अब ट्रेंड के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वार्टर में 100 110, तो यहां पे यूनिट सोल्ड एज पर मल्टीप्लिकेटिव अप्रोच क्या होंगे, तो 100 इंटू 8.33%, 100 इंटू 8.33%, तो ये मेरा आता है 8 यूनिट्स, तो 100 + 8, तो ये मेरा 108 होना चाहिए। 100 इंटू दिस मेरा आ गया 18, तो 100 + 8 108 होना चाहिए। 110 इंटू 14.28%, ये मेरा आ रहा है 16, तो 110 + 16, तो ये मेरा 126 आना चाहिए। अब अगर मैं नेक्स्ट में जाऊं, थर्ड क्वार्टर में, ये तो आएगा 120 ट्रेंड के अकॉर्डिंग। अब 120 इंटू 12%, 12.5%, दिस इज 15, तो इसमें से मैं 15 माइनस कर दूंगा, तो दिस इज 105 यूनिट्स, क्योंकि यहां माइनस हो रहे हैं। और नेक्स्ट 130, इसका 0.55%, तो 130 5.55 डिवाइड बाय 100, सो दिस इज 7 यूनिट्स, तो 130 माइनस 7 123। तो सेकंड, अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेट इतने यूनिट सेल्ड होंगे, इतने इतने इतने। तो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव अप्रोच। मैंने सिंपली क्या किया, मैंने यहाँ पे पहले अपनी जो चेंज आया था वो लिख के परसेंटेज चेंज निकाल दिया, परसेंटेज चेंज निकाल के इस ट्रेंड को परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दिया, जो प्लस हो रहे थे वो प्लस कर दिए, जो माइनस हो रहे थे वो माइनस कर दिए। दिस इज हाउ आई फाइंड आउट कि मेरे अकॉर्डिंग यूनिट्स कितने सोल्ड होने चाहिए ट्रेंड यूज करके। देखो इन्होंने भी यही किया हुआ है, पहले इन्होंने ट्रेंड निकाला, वेरिएशन और वेरिएशन इन परसेंटेज। अब इन्होंने एडिटिव अप्रोच में सिंपल क्या देखा, नेक्स्ट ईयर के लिए, देखो नेक्स्ट ईयर के लिए इसमें इन्होंने एडिटिव में प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ये देखो जब मैंने करे थे पहले 130 माइनस 5 125, वही सेम चीज। और मल्टीप्लिकेटिव अप्रोच में इन्होंने ये 1.08 का मतलब बेसिकली होता है 100 इंटू 100 100 प्लस
100 इंटू 8.33%। तो बेसिकली इन्होंने 100 इंटू 1.083 कर दिया। ये एक ही बात है, या तो 100 ये परसेंटेज निकाल के 100 में ऐड कर लो, या 100 इंटू 108। तो बेटर है ऐसे ही करो, ये ज़्यादा बेटर है। तो ऐसे करके देखो इन्होंने वैल्यू निकाली है 108, 126, 105, 123। सेम वैल्यूज मैंने निकाली है। सिंपल, दिस इज कॉल्ड साइक्लिकल वेरिएशन। दिस इज सीजनल वेरिएशन, सॉरी दिस इज सीजनल वेरिएशन। बिल्कुल सिंपल है। अगर क्वेश्चन में सीजनल वेरिएशन हो तो हम ऐसे निकालेंगे, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, वेरी वेरी इजी। अब आता है साइक्लिकल वेरिएशन। ये तीनों थ्योरी के पार्ट्स हैं। साइक्लिकल वेरिएशंस आर मीडियम टर्म to long-term influences usually associated with the economy. These cycles are rarely of consistent length and would need 6 to 7 full cycles of data to show that cycle was there. मतलब जैसे एक पॉइंट यहाँ, 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 फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, लाइक दिस। ये हमारे डेटा पॉइंट्स हैं। तो एवरेज तो मेरी ये आएगी, एक लाइन बनेगी जो। तो दीज आर साइक्लिकल वेरिएशन के एक बारी में ऊपर नीचे नहीं होते। दीज आर लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंसेस कि काफी देर ऊपर रहे, काफी देर नीचे, काफी देर ऊपर वैल्यूज, काफी देर हमारे ट्रेंड लाइन से नीचे। दिस इज साइक्लिकल वेरिएशन। देन कम्स रेजिड्यूअल और रैंडम वेरिएशन। रेजिड्यूअल और रैंडम वेरिएशंस आर कॉज्ड बाय इररेगुलर आइटम्स which cannot be predicted such as fire or flood. तो these are random variation जिसका हम ट्रेंड लाइन बना ही नहीं सकते, क्योंकि ये कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं होते। these are unexpected. फायर हो गई तो काफ़ी लॉस हो जाएगा, सेल्स कम हो जाएगी। अब हम ये तो नहीं बोल सकते ना इस साल फायर हुई है तो 3 साल बाद दोबारा फायर होगी, हर 3 साल में फायर होती है। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट। आगे आता है फोरकास्टिंग विद टाइम सीरीज। वी आर only really interested in first two components of the time series, that the trend or seasonal variation. When we are looking to forecast for a budget, as cyclical variation are too long term and residual variation are too unpredictable. That means cyclical variation में और residual variation के अंदर हम trend normally नहीं निकालेंगे। A trend over time establishes from historical data. Trend हमेशा historical data से बनता है। And adjusted for seasonal variation can be used them to make prediction in future. Seasonal variation use करके हम आगे का देख सकते हैं पॉइंट्स कि क्या हमारे अकॉर्डिंग आगे यूनिट्स सोल्ड होने चाहिए। ये है हिस्टोरिकल डाटा, इसके बाद क्या हो सकता है। ठीक है गाइस, सो ये था हमारा टाइम सीरीज एनालिसिस, बहुत ही इजी था। अब मूविंग एवरेज मैं इसी वीडियो में कराता हूँ, बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, कराता हूँ। सो गाइस, मूविंग एवरेजेस में बेसिकली क्या होता है, जो हमने ऊपर पढ़ा है टाइम सीरीज एनालिसिस में, सीजनल में, वहाँ पे हमें ट्रेंड गिवन था, यहाँ पे हमें डेटा में ट्रेंड निकालना है। अब ट्रेंड वो कैसे निकाल सकते हैं, जैसे इन्होंने ये जो ट्रेंड निकाला था, ये ट्रेंड हम कैसे निकाल सकते हैं, वो ट्रेंड हम मूविंग एवरेजेस से पढ़ेंगे। दिस इज मोर ऑफ कैलकुलेशन पार्ट, बाकी तो सब कुछ सेम ही है जैसा हमने साइक्लिक में पढ़ा है। तो by using moving averages, the variation in time series can be eliminated, leaving a smooth set of figures which are taken as a trend. It is important that correct cycle is chosen for the moving average, otherwise the result will not be as good as it should be. For instance, if there is seasonal variation present in time series and the pattern is repeated every third period, the moving average should be calculated on the basis of 3 points at the time to get the best result. It is possible to calculate moving average based on any length of cycle. अब देखो गाइस, मूविंग एवरेज होता क्या है, मैं तुम्हें क्वेश्चन बताता हूँ। देखो इसमें लिखा हुआ है, a business is forecasting the value of their sales of first quarter of the coming year. Current values of details जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हमें सेल्स दी हुई है। हमें पर क्वार्टर की सेल्स निकालनी है। ठीक है, तो यूजिंग मूविंग एवरेज कैलकुलेट फोरकास्टेड सेल वैल्यू ऑफ जनवरी टू मार्च। अब हमें मूविंग एवरेजेस से कैलकुलेट करने के जनवरी टू मार्च की क्या सेल्स होगी। अब मूविंग एवरेजेस इसमें बोला गया है हमें एक क्वार्टर की डिटेल देखनी है, सेल्स फॉर एवरी क्वार्टर।
ठीक है, तो हम मूविंग एवरेज कैसे निकालेंगे? क्वार्टर मतलब हमें 3 मंथ्स की मूविंग एवरेज चाहिए, एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं। तो हाउ टू कैलकुलेट दिस एवरेज? मूविंग एवरेज का मतलब है इन तीनों की एवरेज निकालना। हर 3 साल की एवरेज निकालना। सिंपल। कैसे निकालेंगे हम? दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 3, वो वैल्यू हमारी यहां आ जाएगी मिडिल में। कैसे? 851 प्लस 771 प्लस 916 डिवाइड बाय 3, सो ये आ रही है मेरी मूविंग एवरेज 846। देन मैं इन तीनों की निकालूंगा, 771 प्लस 916 प्लस 935 डिवाइड बाय 3, सो ये मेरी एवरेज आ रही है 874। अब मैं इन तीनों की निकालूंगा, 916 प्लस 935 प्लस 855 डिवाइड बाय 3, ये आ रही है 902। अब इन तीनों की निकालूंगा, 935 प्लस 855 प्लस 1000 डिवाइड बाय 3, ये आ रही है 930। अब इन तीनों का 855 प्लस 1000 प्लस 1019 डिवाइड बाय 3, दिस इज 958। आगे की मैं निकाल ही नहीं सकता क्योंकि मुझे थर्ड फिगर गिवन ही नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरी ये आ गई मूविंग एवरेज। देखो ऐसे इन्होंने भी मूविंग एवरेज निकाली है। इन्होंने पहले तीनों का टोटल करा है, देन इसको डिवाइड बाय 3 करा है, तो वो एक ही बात है, हमने डायरेक्टली कर दिया। अब हम निकालते हैं डिफरेंस। तो डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, या वेरिएशन बोलते हैं इसको। अब ये एक तरह से हमारा ट्रेंड बन गया। तो पहले हम डिफरेंस निकालते हैं। 846 और 874 में कितना डिफरेंस है? 28 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। 902 माइनस 874, इनके बीच में भी 28 का डिफरेंस है। 930 माइनस 902, इनके बीच में भी 28 का डिफरेंस है। ऐसे इनके बीच में भी 28 का डिफरेंस है। अब हमारा ट्रेंड मिल गया हमें, ये हमें ट्रेंड लाइन मिल गई। तो प्लस हर एक में मैं 28 करता रहूंगा। सो 958 प्लस 28, तो 986 ये वैल्यू आ गई, प्लस 28 1014 ये वैल्यू आ गई, प्लस 28 आगे 1042, ये मेरी वैल्यूज आ गई। अब मैं यहां तक डिफरेंस निकाल के देखता हूं कि क्या कोई सीजनल वेरिएशन है कि नहीं। ट्रेंड मुझे मिल चुका है, बहुत बढ़िया ट्रेंड है। अब मैं देखता हूं क्या कोई सीजनल वेरिएशन है। अगर है तो सेम वैल्यू आगे प्लस माइनस कर देंगे। तो 846 माइनस 771, सो दिस इज 75। तो 75 नेगेटिव, क्योंकि हमने सोचा था इतनी और एक कम हुई है। 916 माइनस 874, यार ये 42 पॉजिटिव, क्योंकि ज्यादा हुई है सेल। 935 माइनस 902, यार ये 33। ठीक है, आगे देखते हैं। 930 माइनस 855, सो 75 ये आ रही है नेगेटिव। 1000 माइनस 958, 42 पॉजिटिव। 1019 माइनस 986, 33 पॉजिटिव। अब देखो 75 42 33, 75 42 33। गाइस समझ आ गया ट्रेंड? बस अब यहां पे 75 42 33, इसमें मैं 75 माइनस कर दूंगा, इसमें 42 प्लस कर दूंगा। तो पहले 1042 प्लस 28, मैं पहले भी लिख देता हूं 1070, इसमें मैं 33 ऐड कर दूंगा। तो 1014 माइनस 75, तो मेरी जनवरी में अगले साल जो आनी चाहिए दैट इज 939। 1042 प्लस 42, दिस शुड बी 1084। 1070 प्लस 33, इट शुड बी 1103। तो दिस इज हाउ मैंने नेक्स्ट क्वार्टर की अपनी एस्टिमेटेड सेल्स निकाल ली। यही निकालनी थी ना,
यूजिंग मूविंग एवरेजेस कैलकुलेटेड फोरकास्टेड सेल्स वैल्यू ऑफ जनवरी टू मार्च, वो मैंने 3 निकाल दी, 939, 1084, 1103। अरे कुछ गड़बड़ करिए, लेट मी जस्ट चेक। नहीं ठीक है गाइस, 939, 1084, 1103 ये उसने निकाल दी फोरकास्टेड सेल वैल्यू कि ट्रेंड लाइन हमारी ये चल रही थी, ये हमारा साइक्लिकल या सीजनल वेरिएशन था, सॉरी मैं साइक्लिकल बोल रहा हूँ, सीजनल वेरिएशन था, और ये मेरी फोरकास्टेड सेल्स। सिंपल, खत्म। बस अब इन्होंने देखो यही करा हुआ है। अब देखो मोर डिटेल्ड अप्रोच टू मूविंग एवरेजेस। अब यहां पे अगर हम देखें पॉइंट, a small business operating holidays home in Scotland wishes to forecast next year's sales in budget using moving averages to establish a straight line trend in the seasonal variation. अब ये हमें ट्रेंड पता है, अब ये क्वार्टर्स है 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब यहां पे -6, एक सेकेंड, यहाँ इन्होंने क्या करा गाइस अभी के लिए मैं बोलूँगा कि इस पॉइंट को छोड़ दो, इन्होंने ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग बनाया हुआ है, बहुत कंफ्यूजिंग है, और इस टाइप के बहुत ही एक्सट्रीम क्वेश्चंस नहीं आते, तो इसको यू कैन स्किप अभी के लिए, ठीक है। हाँ, इस वाले पार्ट को यू कैन स्किप अभी के लिए। मैं जब एग्जाम किट से क्वेश्चन करेंगे, जब हम वहाँ पे मैं देखूंगा, अगर इस टाइप के क्वेश्चन हुए तो मैं करा दूंगा, बट बहुत रेयर है इस टाइप का, इस लेवल तक का क्वेश्चन आना, ठीक है। अब करते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 5। अब इलस्ट्रेशन नंबर 5 में हमें x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, तो इन्होंने रिग्रेशन एनालिसिस करके हमारी ट्रेंड लाइन बना दी। अब देखो क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहे हैं, ये x है टोटल, ये y, एक्स वाई एक्स स्क्वायर, एस्टिमेट फोरकास्ट परचेजेस ऑफ मैन्योर इन द मंथ 17। तो इन्होंने पहले रिग्रेशन वाला फॉर्मूला जो हम यूज करके आ रहे हैं, ये इक्वेशन बना दी, तो हमें 17th मंथ की वैल्यू चाहिए, सॉरी, तो 5167 प्लस 60 इंटू 17, तो इतने टन हमारा आंसर आ गया। सिंपल, बिल्कुल रिग्रेशन वाला है, इसमें तो कुछ भी टाइम सीरीज का पार्ट है ही नहीं। अब करते हैं अंडरस्टैंडिंग नंबर 6। WPLC is preparing budget for next year. The following regression equation has been found to be reliable estimate of WPLC's deseasonalized sales in the year. ये हमें उन्होंने अपनी इक्वेशन दे दी, where y is the sales unit and x refers to the accounting period. X is accounting period, y is sales. Quarterly seasonal variation have been found to be कि हर क्वार्टर में पहले क्वार्टर में जो भी हमारी, इससे जो भी हमारी इक्वेशन आती है, पहले क्वार्टर में 10% बढ़ा होता है एक्चुअल, सेकेंड क्वार्टर में 25% बढ़ा होता है, थर्ड में -5, फोर्थ में ये। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर के क्वार्टर 1 में भी +10, क्वार्टर 2 में +25, क्वार्टर 3 में -5, क्वार्टर 4 में -30। तो ये एक तरह से हमारी सीजनल वेरिएशन पता चल गई। इन अकाउंटिंग पीरियड 33 विच इज क्वार्टर 4, अकाउंटिंग पीरियड 33 जो है, हमें कैलकुलेट नहीं करना कि 33 है तो डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो सिंपल बताया हुआ है, हमें 33rd पीरियड का सीजनली एडजस्टेड सेल्स निकालनी है, 33rd पीरियड की सीजनली एडजस्टेड सेल। तो पहले इस ट्रेंड लाइन से हम निकालेंगे हमारी एस्टिमेटेड सेल कितनी होनी चाहिए थी, मतलब ट्रेंड लाइन से हम ट्रेंड सेल्स निकाल लेंगे, तो यानी 10 इंटू 33 प्लस 420, सो दिस इज 330 प्लस 420, 750। तो 750 तो हमारी ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग सेल होनी चाहिए, और 33rd पीरियड व्हाट क्वार्टर 4, यानी क्वार्टर 4 में हमारा एक्चुअली जो सेल होती है वो -30% होती है इसकी ट्रेंड लाइन के, तो इसका -30%, तो यानी 750 इंटू 30 डिवाइड बाई 100, दिस इज 225, तो -750, तो 225 minus 750 is 525. This should be my adjusted sales. सिंपल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 7। A company will forecast its quarterly sales unit for a new product by using the formula to predict the base sales unit and then adjusted figure on seasonal index. फॉर्मूला हमें ये भी, जैसे y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये भी हमें एक तरह से वही सिचुएशन दी है।
वेयर BU इज इक्वल टू बेस सेल्स यूनिट, Q इज क्वार्टरली पीरियड नंबर, कि किस क्वार्टर में कितनी सेल होती है। हमें चारों क्वार्टर का सीजनल इंडेक्स बताया हुआ है, मतलब हर क्वार्टर में जो भी हमारी इससे ट्रेंड लाइन से वैल्यू आती है उससे 105% होती है, 80%, 95%, 120%। आइडेंटिफाई द फोरकास्ट इंक्रीज इन सेल्स यूनिट फ्रॉम Q3 to Q4। Q3 to Q4 में जो भी यूनिट्स थे उनके बीच में कितना डिफरेंस था, ये हमें निकालना है। तो पहले मैं Q3 की ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग निकाल देता हूँ। 4000 इंटू 80, उस 4000 प्लस 80 इंटू 3, तो 4240। इसका 95%, तो 4240 इंटू 95%, ये मेरी होनी चाहिए थी, ये मेरी होगी एक्चुअल बेस सेल्स यूनिट ऑफ Q3। ऐसी Q4 की 4000 प्लस 80 इंटू 4 इज इक्वल टू 4320। ये होती है 120%। दैट मीन्स इसका 120% अगर मैं निकालूं तो 4320 इंटू 120 डिवाइड बाय 100, सो दिस इज 4320 इंटू, नहीं 4320 इंटू 120 डिवाइड बाय 100, सो दिस इज 5184। तो Q3 में ट्रेंड लाइन से इतनी सेल आई, मैंने सीजनल इंडेक्सेस को मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरी एक्चुअली सेल्स आ गई। अब इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं, 4080, सो दिस इज 1104। एक सेकंड गाइस, सॉरी गाइस, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक था, ये 4028 आएगा। मैंने अभी चेक किया है, 4240 इंटू 95% शुड बी 4028। तो 4028 माइनस 5184, दिस इज 1156। दैट मीन्स 1156 यूनिट्स मेरे चेंज होंगे Q3 से Q4 में। सिंपल, देख के क्वेश्चन मुश्किल लगता है, हमें सिर्फ लॉजिक निकालना है। हमें ट्रेंड लाइन दी हुई है, ट्रेंड लाइन से हमने यहाँ की एक्चुअल सेल्स निकाल ली, ये एक्चुअल फिगर्स आ जाएंगी सारी, और एक्चुअल फिगर्स के बीच का डिफरेंस निकाल दिया। ठीक है, सिंपल है गाइस, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। तो द एडवांटेजेस ऑफ फोरकास्टिंग यूजिंग टाइम सीरीज एनालिसिस आर दैट फोरकास्ट आर बेसिस ऑन क्लियरली अंडरस्टूड अजम्पशन। हमने अजम्पशन दी है कि अगर फर्स्ट क्वार्टर में हमारी 5% इंक्रीज होती है तो अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में भी 5% इंक्रीज होगा। ट्रेंड लाइन्स कैन बी रिव्यूड आफ्टर ईच सक्सेसिव पीरियड when the most recent historical data is added to the analysis। इसको छोड़ दो, not very important। Forecasting accuracy can be possibly be improved with experience। मतलब ट्रेंड के अंदर अगर हम टाइम सीरीज एनालिसिस फॉलो करते हैं तो फोरकास्टिंग धीरे धीरे बेटर होती चली जाती है, क्योंकि हमें टाइम बाय टाइम चीज़ों का पता चलता है कि हाँ इतनी सेल्स बढ़ रही है, इतने % गिर रही है, इतने। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में शिमला में जो होटल्स हैं, मई जून जुलाई बहुत चलते हैं, दिसंबर जैन बहुत चलते हैं, बाकी टाइम उनका थोड़ा लो रहता है। तो उनको पता है कि जो हमारी एवरेज सेल होती है पूरे साल की वो इतनी है, तो एवरेज में सीजनल में इतने % प्लस हो जाता है और नॉन सीजनल में इतने % माइनस हो जाता है, और अगले साल ऑफ कोर्स वो सेल्स बढ़ाएंगे इंप्रूवमेंट करेंगे। सो दैट इज लाइक फोरकास्टिंग एक्यूरेसी कैन बी पॉसिबली बी इंप्रूव विद एक्सपीरियंस। डिसएडवांटेज, there is an assumption that what happened in the past is a reliable guide to the future। अगर हमें लग रहा है कि Q1 में -5% होता है हर बार, तो इट इज अज्यूम कि अगले साल भी वैल्यू में -5% ही होगा, विच इज नॉट ट्रू। देर इज एन assumption that a straight line trend exists। हम अज्यूम करते हैं कि स्ट्रेट लाइन ट्रेंड एग्जिस्ट करता है, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। कई बार ये जो लाइन होती है, मैं लाइन्स प्लॉट करके ऐसे चली जाती है, तो यहाँ तो स्ट्रेट लाइन आएगी ही नहीं, तो ऐसा भी होता है। There is an assumption that seasonal variation are constant either in actual values using additive model or as proportion to the trend of the value। कि हम assume करते हैं कि seasonal variation हमारी constant है, वही 5% 10% उतना ही रहेगा, उससे कम ज़्यादा नहीं होगा। None of these assumption might be valid। सारी assumption गलत हो सकती हैं। These are all assumptions that we have taken। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बस यही तक कर रहे हैं।
नेक्स्ट वीडियो में आई ट्राई टू कवर द कंप्लीट चैप्टर, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड फोरकास्टिंग है, तो आई ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर लूँ। ठीक है गाइज, जस्ट वन रिक्वेस्ट, प्लीज गाइज, प्लीज फॉरवर्ड दिस वीडियो, प्लीज फॉरवर्ड माय चैनल टू योर नोन्स एंड आस्क देम टू सब्सक्राइब। बहुत कम सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ रहे हैं गाइज। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एट दिस स्टेज F1 पूरा कंप्लीट है, F3 पूरा कंप्लीट है, F2 80% हो चुका है, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और बच्चे वीडियोस देखेंगे, बट गाइज मेरे एफर्ट्स का मुझे इतना रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। प्लीज़ हेल्प मी गाइज, प्लीज़ शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड नोन्स, दिस इज द ओनली रिक्वेस्ट आई कैन डू फ्रॉम यू। ठीक है गाइज, टेक केयर and take care of yourself. Bye.